जो कि सीएम के साथ साथ पार्टी के सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे। 8 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये सूत्रों की माने तो नरेंद्र मोदी के साथ कई सांसद भी शपथ लेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको इंडिया न्यूज बताएगा किसे और क्यों मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की प्रबल संभावना है। सब कुछ समझेंगे एक खास पैनल के साथ और ग्राउंड जीरो से हर अंदर की जानकारी पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 8 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ले सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, इस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और मंथन हो रहा है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से यूपी ने बीजेपी को झटका दिया है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बरकरार रहेगा या नहीं। मोदी सरकार 2.0 में उत्तर प्रदेश से 13 मंत्री बनाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक इस बार यूपी से कम सांसदों को मंत्री पद का तोहफा मिल पाएगा। चर्चा ये भी है कि लखनऊ से लगातार तीसरी बार सांसद बने राजनाथ सिंह को कैबिनेट में जगह मिलना तय है। बीजेपी के सहयोगी रालोद के दोनों प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं और ऐसे में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी इनमें शामिल किया जा सकता है, यानी कि इनाम मिल सकता है। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी मिर्जापुर से तीसरी बार जीती हैं, उनको भी कैबिनेट में बरकरार रखा जा सकता है। संविधान बदलने संबंधी बयानों को लेकर जिस तरह विपक्ष ने बीजेपी को घेरा है, उसे देखते हुए एक दलित और जाटव समाज का मंत्री भी बनाया जा सकता है। चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे की हार के बाद एक ब्राह्मण चेहरे की भी तलाश है और उसकी जगह पीलीभीत से जीते जितिन प्रसाद को मौका मिल सकता है। डॉक्टर दिनेश शर्मा, महेंद्र शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नामों पर जो चर्चा है वो चल रही है। दिनेश शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि महेंद्र शर्मा की अगर मैं बात करूं, गौतम बुद्ध नगर सीट से लगातार तीसरी बार धमाकेदार जीत भी हासिल की है महेश शर्मा ने। तो जिस तरीके से अब देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर साफ तौर पर बात की जाए तो काफी निराशाजनक जो फैसले हैं वो आए हैं। सीटों को लेकर के कहा जा रहा था 80 में 80 सीट, लेकिन आधी यानी 40 सीट भी भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में नहीं डाल पाई है। अब इस पर लगातार मंथन हो रहा है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं और ठीक 4 से 5 बजे के बीच में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश से कौन कौन से नाम उतरते हैं, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने की जो है प्रबल संभावना, और इस बीच मोदी मंत्रिमंडल 3.0 को लेकर तमाम दिग्गजों के जो नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे में अब सवाल यही है कि किसे और क्यों रखा जाएगा, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो खास पैनल मौजूद है उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही हमारे संवाददाता लखनऊ से अभिषेक सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपका रुख करते हुए, चूंकि अभी लखनऊ में क्या सुगबुगाहट नजर आ रही है, चूंकि उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे अपना दल की जो है अपना दल ऐसे प्रत्याशी जो रही हैं, अनुप्रिया पटेल, इसके साथ ही जयंत चौधरी, ये तमाम वो नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में तरजीह दी जा सकती है मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में। फिलहाल लखनऊ में सुगबुगाहट क्या है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात की जाए तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश वो राज्य था जहां सबकी निगाहें टिकी थी। नतीजे उतने अच्छे नहीं आ पाए, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में से रास्ता होकर गुजरता है दिल्ली का, ये सारी बातें बिल्कुल सही इसलिए भी हैं क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन तब भी अच्छा प्रदर्शन करने वालों को एनडीए भुलाएगा नहीं और उन्हें तरजीह देकर कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि आगे के चुनाव में इसी तरह उत्साहवर्धन रहे। बड़े चेहरों की बात की जाए तो राजनाथ सिंह, महेश शर्मा, ये वो नाम हैं जिन्होंने जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में। और बाकी घटक दलों में बात की जाए तो जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल का नाम शुमार है। घटक दलों की भूमिका में जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल वो नाम हैं जो
भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुप्रिया पटेल का पहले से ही गठबंधन था। जयंत चौधरी इस बीच आए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर एनडीए के घटक दल के रूप में वो चुनाव लड़ते नजर आए। राष्ट्रीय लोकदल जाटलैंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका रखता है। इस चुनाव में उनको एक बड़ा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है नतीजों के बाद। अब जब गठबंधन पूरी तरह फलीभूत भी होगा, एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आएगी, तब पोर्टफोलियो की बात की जाए तो जयंत चौधरी वो नाम है, अनुप्रिया पटेल वो नाम है जिन्हें पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, अच्छे पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। राजनाथ सिंह और महेश शर्मा का भी नाम उन लोगों में है जिनको बड़े पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं। बाकी और भी कई ऐसे नाम हैं जो इस बार अग्नि परीक्षा में कामयाब होते नजर आए हैं। सरकार में मंत्री जतिन प्रसाद की बात की जाए तो वो भी सांसद हो गए हैं पीलीभीत से। कई सारी कयासों के बाद वो चुनाव लड़े और फिर चुनाव में जीत हासिल करते हुए नजर आए, तो उनका नाम भी शुमार हो सकता है केंद्रीय मंत्रियों के रूप में। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो यहाँ से ये पद छोड़कर वो केंद्र में शिफ्ट किए जा सकते हैं, ये उम्मीद बड़े पैमाने पर की जा रही है। तो फिलहाल ये सारे नाम हैं जो उत्तर प्रदेश में फिलहाल जिन पर कयासें तेज हैं, चर्चाएं तेजी से की जा रही हैं, और देखना होगा कि जब कैबिनेट को लेकर खुलकर चर्चाएं होती हैं, नाम सामने आते हैं और पोर्टफोलियो जब दिए जाते हैं तो इन चेहरों को किस तरह के पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि बड़े पोर्टफोलियो, बड़ा जो कद है वो बढ़ाने की कोशिश एनडीए करता हुआ नजर आएगा। जी चलिए ठीक है, अभिषेक बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर मैं लौटूंगी। मनीष अग्रवाल जी, देखिए अभी अभिषेक सिंह ने जो है समझाया कि किस तरह से तमाम उत्तर प्रदेश के जो नाम हैं वो शुमार हो रहे हैं मंत्रिमंडल 3.0 के विस्तार में। आपको क्या लगता है ये चेहरे कितना जरूरी हैं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, और क्यों? मनीष जी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? तो मनीष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभिषेक दीक्षित जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने बताया, उत्तर प्रदेश से जो तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, अपना दल एस प्रत्याशी जो रही हैं अनुप्रिया पटेल, तीसरी बार उन्होंने जीता है, जो है सांसद बनी है। ऐसे में जो है बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में। इसके साथ ही उन्होंने जतिन प्रसाद का जिक्र किया कि वो अब जो है सांसद के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं और उनको भी जो है आगे एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजनाथ सिंह का जिक्र किया गया, चूंकि देखिए पिछले 2019 के चुनाव में जब सांसद बने तो रक्षा मंत्रालय उन्हें दिया गया, उसकी जिम्मेदारी दी गई। अब ऐसे में ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं जिनका जिक्र हो रहा है, ये क्यों जरूरी है और किस तरह से जरूरी है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? मनीष जी, आपको आवाज मिल पा रही है, या अभिषेक जी आप तक आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ जी, मुझे मिल रही है आवाज। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, सबसे पहले मैंने आपसे ही सवाल किया था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश से तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर हम अनुप्रिया पटेल का जिक्र करें, राजनाथ सिंह का जिक्र करें, तो ये तमाम बड़े नाम किस तरह से मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के लिए जरूरी हैं? देखिए, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के लिए ये नाम जरूरी है, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी है हम इन चीजों को डिस्कस करना, क्योंकि आज शाम को यूपी के सारे शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया गया और शाम को उनके संग बैठक है, जिसमें आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है मंत्रिमंडल का स्वरूप जो है वो आज रात से तय होना शुरू होगा। राजनाथ सिंह उसमें जरूर कैबिनेट में होंगे, लेकिन और रिप्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है ये अभी हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा डिसाइड करने के लिए। मुझे लगता है शाम को जो यूपी की बैठक है दिल्ली में, उसके बाद रात को कुछ क्लैरिटी आ पाएगी कि किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। लेकिन ये हम जरूर जानते हैं कि यूपी में एक बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल और मंत्रिमंडल स्ट्रक्चर में चेंज जरूर आएगा इस हार की समीक्षा के बाद, उन कारणों को एनालाइज करने के बाद जिनके कारण यूपी में बीजेपी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अभिषेक दीक्षित जी, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए हम मोदी मंत्रिमंडल 3.0 का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम बात करें जतिन प्रसाद किस तरह से जरूरी है, किस तरह का जातीय समीकरण क्या बनाने की जो है यहाँ पर कोशिश की जाएगी क्या? मुझे लगता है कि जिस तरीके से भाजपा को उत्तर प्रदेश में झटका लगा है, उत्तर प्रदेश एक नए तरह की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। भाजपा आप मंथन करेगी, जातियों के नए गठजोड़ को बनाने का प्रयास करेगी और
जो नई राजनीति शुरू होने वाली है उसमें पिछड़ा और दलित राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो अखिलेश यादव का जो पीडीए था, भाजपा उसकी कार्ड जरूर लाएगी और उसी के परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा या मंत्रिमंडल नया बनाया जाएगा, चाहे वो केंद्र में नया मंत्रिमंडल बने या आने वाले दिनों में कभी भी योगी सरकार का भी बने, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो नए तरीके की राजनीति मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में दोबारा देखी जा सकती है, जैसा कि 1991 या 95 में मंडल कमीशन के बाद देखी गई। बिल्कुल मनीष जी, अगर जितिन प्रसाद का जिक्र हम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि क्या जातीय समीकरण के लिए जितिन प्रसाद इस बार मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के लिए जरूरी है, या फिर और भी कोई जो है समीकरण यहाँ पर बन पा रहे हैं? दीप्ति जी, मैं इसमें एक बात ये जोड़ना चाह रहा था कि जितिन प्रसाद जी के लिए मैं नहीं कहूंगा कि जितिन प्रसाद जी उतना जरूरी है या नहीं है, लेकिन भाजपा में यूपी में एक रोष का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो बाहर से भाजपा में आए थे उनको बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन दी गई और तरजीह दी गई। भाजपा का जो अपना कार्यकर्ता है वो इससे कुछ हद तक निराश था कि हम लोगों को ये मौका कब मिलेगा। तो मुझे लगता है केंद्र के मंत्रिमंडल में और देश के मंत्रिमंडल में इन चीजों के कारण बहुत बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है कि जो भाजपा के कोर कार्यकर्ता है, जो भाजपा के विधायक हैं, 4 बार 5 बार 6 बार से जीते हैं और जो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, इस बार भी जो सांसद 4 5 बार 6 बार जीत के आए हैं, उन लोगों को मंत्रिमंडल में ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। वोट प्रतिशत से कौन कितना जीत के आया है उसको भी उस बात के लिए तरजीह दी जानी चाहिए। बनस्पत इसके कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा में आके शामिल हुए चुनाव के वक्त, उन्होंने विधानसभा या लोकसभा का चुनाव जीता, फिर वो विधानसभा और लोकसभा में मंत्री बनते हैं, तो उनका भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के लोकल वोटरों से ज्यादा कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के कैडर से उनका ज्यादा कनेक्ट होता है। ऐसा पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है और इसी वजह से वो भाजपा में एक अंतरंग तरह का कारण बनता जा रहा है कि बाहर के नेताओं को ज्यादा तरजीह दी जाती है और लोकल नेताओं को। मनीष जी ठीक है, मैं आपको माफी के साथ यहाँ रोकते हुए मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जितने भी सांसद को रिपीट करके टिकट दिया गया, खास प्रदर्शन देखने को उत्तर प्रदेश में मिला नहीं। देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन अगर उसमें सांसद की एंटी इनकम्बेंसी की गलती है तो उसमें लोकल कैडर भी पिक्चर में आता है। आरएसएस के संग कैसा सामंजस्य था और अगर सांसद कोई रिपीट हो रहा था तो वो जनता के बीच में कैसे जा रहा था, उसका रिपोर्ट कार्ड कैसा था। मैं ये नहीं कहता सब अच्छे हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि सब खराब है। दूसरे, आपका कोर कार्यकर्ता जो आपके संग जुड़ा है, जो उम्मीद रखता है, जो अपेक्षा रखता है या जो अपेक्षा रखता है कि मुझे कभी आगे तरजीह मिलेगी, उसे लगता है कि मेरा कैरियर अब खत्म हो गया, क्योंकि मैंने 5 साल तैयारी करी, 1 महीने पहले कोई आके ज्वाइन करता है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के बहुत से विधायकों ने राज्यसभा के समय, चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में विश्वास जताया, लेकिन क्या वो विधायक जमीन पे अपना वोट कन्वर्ट भाजपा के लिए करा पाए? जितने नए लोग शामिल हुए थे उस जगह सब जगह भाजपा हार गई है, तो क्या वो लोग अपना वोट, इसका मतलब है कन्वर्ट नहीं करा पाए? तो पार्टी को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इनके आने के बाद इनका जनाधार हमारे साथ नहीं दे रहा है, जैसे आप देखिए रायबरेली की सीट देखिए, फैजाबाद मंडल की सीटें देखिए, वहां पे कोई बदलाव नहीं आया, वहां पे जो वोट प्रतिशत था भाजपा का वो और कम हो गया, तो इसका मतलब उनके जोड़ने का लाभ नहीं मिला। तो ये समीक्षा करनी पड़ेगी कि जब हमने किसी को जोड़ा और उसको चुनाव में तरजीह दी लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिला, तो हमारे कोर कार्यकर्ताओं की निराशा कौन देखेगा? अगर हम लोग, ये लोग आज भी नहीं देखेंगे तो 27 के चुनाव में फिर परिणामों में कुछ और बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगले महीने से 15 रोज में बेसिक कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, जो लोग भाजपा में बहुत दिनों से जुड़े हैं, और जो लोग चुनाव के समय आते हैं उनकी ये भी एनालिसिस करनी चाहिए कि वो वोट प्रतिशत क्या ऐड कर रहे हैं, क्या वो अपनी कम्युनिटी का वोट कर रहे हैं, क्या वो अपनी विधानसभा का वोट ऐड कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है अभी जो कुछ समय में शामिल हुए हैं, जैसा मैं देख रहा था कि उनकी विधानसभाओं का वोटिंग पैटर्न, उसमें कोई खास फायदा भाजपा को नहीं हुआ है, वरना इतनी बड़ी निराशा रिजल्ट में नहीं होती कि रायबरेली की सीट 4 लाख वोट से कांग्रेस जीतती है, अमेठी की सीट 1,65,000 वोट से कांग्रेस जीतती है, और वहां पे जितने भी सपा के विधायक थे उसमें ज्यादातर विधायक भाजपा में शामिल हो जाते हैं, फिर भी वोट के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं आता। और पिछली बार जो सीट जीते थे वो भी हारते हैं, और जो हारे थे उसमें मतदार बहुत ज्यादा होता है, 1.5 लाख से वो अंतर 4 लाख तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, चूंकि 2019 में 14 लोग जिस तरह से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री को लेकर
14 ऐसे सांसद थे जो रिपीट हुए थे, जिनमें से 13 लोग, और उनमें से 7 लोग हार गए। 7 सांसद हारने का मतलब समझिए मनीष जी, यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत गंभीर विषय है। फिलहाल लौटूंगी मैं आपके पास। बिल्कुल सही अभिषेक कह रही दीक्षित है जी, दीप्ति। मैं आपके पास आते हुए, एक चूंकि लाइन मोदी मंत्रिमंडल 3.0 का विस्तार होना है, ऐसे में अब लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए तमाम जो मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय समेत तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जो बड़ी जिम्मेदारी है। इस मंत्रालय के लिए कौन फिट आपको नजर आ रहा है, किसको बीजेपी आगे कर सकती है? देखिए, भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, अब एनडीए के समर्थन से बनी हुई सरकार है। तो मुझे लगता है कि जो एनडीए के घटक दल हैं उनका दबाव रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा की ये सरकार चाहेगी कि वो जो बड़े मंत्रालय हैं, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे रेलवे मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, इनको अपने पास रखे, जिससे जो विकास की योजनाएं पिछले 2 टेन्योर से जारी हैं वो लगातार आगे बढ़ पाए। लेकिन इसका दबाव तो पार्टी के ऊपर रहेगा। और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में कई वरिष्ठ नेता दोबारा जीत के आए, हालांकि मोदी मंत्रिमंडल के आधे से ज्यादा नेता चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े लीडर थे, चाहे वो गृह मंत्री रहे हों, चाहे उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रहे हों, चाहे विदेश मंत्री जी रहे हों, विदेश मंत्री जी ने हालांकि चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ज्यादातर नेता जो है वो जीत के आए हैं। तो मुझे लगता है वरिष्ठ नेताओं को फिर से तरजीह दी जाएगी। एमपी से जैसे शिवराज जी हैं, उनको वो सेंट्रल में आए हुए हैं। इसके अलावा त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री भी सेंट्रल में आए हुए हैं। तो 4 से 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी सांसद बन के आए हैं। तो उनमें भी किसी को, क्योंकि उनको अनुभव भी है सरकार चलाने का, उनमें भी किसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए मनीष जी, बीजेपी के पास तमाम बड़े चेहरे हैं शामिल करने के लिए, लेकिन अगर और अन्य जो सहयोगी संगठन हैं, अगर उन दल का जिक्र करें, उसमें भी तमाम बड़े चेहरे हैं जो इच्छुक हैं कि इस वक्त उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, जो आगे मोदी मंत्रिमंडल होगा उसमें उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी और तरजीह दी जाए। आपको क्या लगता है, कैसा स्वरूप होगा इसका? देखिए, मंत्रिमंडल का स्वरूप तो सरकार तय करेगी, लेकिन जहां तक हम पिछले दिनों से जो एनालिसिस कर रहे हैं या जो डिस्कशंस कर रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जो है मूलभूत संरचना पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जो उनके मुद्दे रहे हैं उस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, ये एनडीए की सरकार है तो सबको होना चाहिए मंत्रिमंडल में। पिछली बार भी एनडीए की सरकार थी, 14 और 19 भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन हम उसमें कह सकते हैं कि उसमें एनडीए के सहयोगियों का इतना दबाव नहीं था। दबाव इस बार ज्यादा हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल की मूलभूत स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाएगा। और हमें बार बार ये देखना होगा कि और लोगों को कैसे शामिल करा जाएगा। जैसे हम लोग उड़ीसा को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, वहां पे 21 में से 19 से 20 सांसद बीजेपी के जीत के आए, तो उन सांसदों को भी इस मंत्रिमंडल संरचना में तरजीह दी जानी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने देश में इतिहास लिखा है। आज तक भारत के आजाद होने के बाद कभी भी उड़ीसा में भाजपा की सरकार नहीं रही है। तो ऐसे जो परफॉर्मर है उनको भी सरकार में इंक्लूड करना सरकार का दायित्व है, जिससे कि उस प्रदेश में ये मैसेज जाए कि हाँ, उन लोगों ने भाजपा में वोट करा। आप देखिए, मध्य प्रदेश से 29 में से 29 सांसद जीत के आए हैं, जिनका मार्जिन 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक है। तो उनको भी मंत्रिमंडल में उतनी ही तरजीह दी जानी चाहिए जैसा कि और राज्यों को दी जाती है, क्योंकि उन्होंने 100% रिजल्ट दिया है। उत्तराखंड ने 5 में से 5 सांसद दिए हैं, तो उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। एक आध सांसद तेलंगाना से भी होगा, क्योंकि यहाँ भाजपा ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है। एक आध सांसद कर्नाटका से भी इंक्लूड करा जाएगा। और मुझे लगता है कि एक दो लोग जिन्होंने चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करा, वोट शेयर बहुत अच्छा बढ़ाया, भले ही वो रिजल्ट में तब्दील ना हो पाए हो। जैसे हम देखते हैं कि तमिलनाडु में वहां से एक आध राज्यसभा से लाके या बाद में राज्यसभा भेज के उसको भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, समाज में ये मैसेज देने के लिए कि इन्होंने जो कोशिश करी थी उसका इन्हें रिटर्न दिया जा रहा है, और आगे ये उस कोशिश को और अच्छे ढंग से जनता के बीच में जाके करेंगे। बिल्कुल, अभिषेक दीक्षित जी, देखिए बेसिकली हम लोग उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नाम और चेहरों का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में आप अनुप्रिया पटेल को कहां पर फिट कैसे देख रहे हैं, किस तरह से वो जरूरी नजर आ रही हैं एनडीए के लिए और मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 2 सहयोगी जीत कर गए हैं। अनुप्रिया पटेल जी स्वयं जीती हैं, इसके बाद लोक दल के 2 सांसद हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इनको भी कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण घटक दल उत्तर प्रदेश से आते हैं। जैसा कि और दोनों
पिछड़े नहीं, समाज जगह का तो पिछली बार भी 2019 में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी की जो बात हो रही है, बड़े मंत्रालय की जो बात हो रही है, उसमें किस तरह से फिट आप देख पा रहे हैं, क्या स्वरूप हो सकता है? मैं वही कह रहा हूँ, मैं मेरा कहने का मतलब है इस बार वो ज्यादा बार्गेन करने की स्थिति में है, क्योंकि पिछली बार सरकार पूर्ण बहुमत से थी, भाजपा को एक तरीके से उनकी जरूरत तो थी, लेकिन उस तरह की जरूरत नहीं थी जिस तरह की जरूरत आज है। तो निश्चित रूप से दोनों घटक दल भाजपा पे दबाव बनाएंगे, अच्छा मंत्रिमंडल चाहेंगे, और उनको अच्छा मंत्रिमंडल देने की मजबूरी शायद रहेगी भाजपा की। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि एक दो चीजों पर और विचार करना चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। भाजपा मंत्रिमंडल का विस्तार भी आगामी जो चुनाव, जिन विधानसभा जो देश के विधानसभाओं में आने वाले हैं, उन पर फोकस करते हुए करेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी 3 साल है, उससे पहले बिहार का चुनाव होना है, महाराष्ट्र का चुनाव होना है। तो शायद हो सकता है कि अभी जो वर्तमान में जो ढांचा बनाया जाए मंत्रिमंडल का, उसमें उन राज्यों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए। बिल्कुल। मनीष अग्रवाल जी, देखिए, हम जिन नामों का जिक्र कर रहे हैं उनमें हमने जतिन प्रसाद का जिक्र किया और इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल का जिक्र किया। अब जरा ये बताइए, जयंत चौधरी को लेकर आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, जयंत चौधरी जी 2 सीटें जीते हैं, उनका प्लेसमेंट होना चाहिए मंत्रिमंडल में, क्योंकि वो बीजेपी से आके जुड़े थे। लेकिन अनुप्रिया जी के लिए मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि अनुप्रिया जी पिछली बार 2 सांसद सीटें जीत के आई थी, इस बार वो 1 सांसद सीट जीत के आई है, तो उन्हें इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ पे ये समस्या हुई, कहाँ पे वो एक सीट वो नहीं जीत पाई। दूसरे जिन सीटों पे आप देखेंगे, जिन सीटों पे उनके वोटर्स का इम्पैक्ट था, इलाहाबाद, फूलपुर की बेल्ट में, वहां भाजपा का प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। यहाँ तक कि आप देखिए, वाराणसी में भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी की जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया है, पिछली बार से भी जीत का मार्जिन कम हो गया है। तो इन सहयोगी दलों को उन चीजों का भी जवाब देना पड़ेगा। आप देखिए, आरएलडी का जिन सीटों पे इम्पैक्ट था, वहां पे भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करा है। तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आरएलडी का सारा वोट कन्वर्ट होकर भाजपा को मिला है। तो जब समीक्षा होगी तो इन चीजों का जवाब भी सहयोगी दलों को देना पड़ेगा, क्योंकि 2019 में भी अनुप्रिया जी कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण पद पे आसीन थी और उनके पास 2 सीटें थी। उनका पिछली बार 22 की विधानसभा में भी प्रदर्शन अच्छा था, भाजपा ने उन्हें एक एमएलसी की सीट भी दी थी अभी एमएलसी के चुनाव में। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिन सीटों पे उनके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करी जा रही थी, वैसा प्रदर्शन उनके कुर्मी वोट या उनके पटेल वोट्स की बेल्ट में भाजपा नहीं कर पाई। तो इसका भी कहीं ना कहीं एनालिसिस होगा कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। जैसे आपने देखा होगा, ओम प्रकाश राजभर जी और निशा जी दोनों के बेटे जो चुनाव लड़ रहे थे, वो दोनों चुनाव हार गए। तो उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि रीजनल वोटर्स का क्या इम्पैक्ट आया, क्योंकि जब उनके स्वयं के प्रत्याशी नहीं जीत पाए तो उन्होंने भाजपा के सहयोग प्रत्याशियों को कैसे मदद करी होगी चुनाव जीतने में। और अभिषेक जी जैसे एक बात कह रहे थे, वो मुझे लग रहा है ज्यादा सही है कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होना है, जैसे बिहार है और महाराष्ट्र है, उनका कंसिडरेशन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए इन मंत्रिमंडल के विस्तार या संरचना। लेकिन यूपी की रीजनल पार्टीज को यह भी जवाब देना पड़ेगा केंद्र और प्रदेश सरकार को कि उन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार से निरंतर सहयोग दिया जा रहा था, लेकिन रिजल्ट में उनकी तरफ से भाजपा को क्या सहयोग मिला, क्या नंबर्स में वो सहयोग ट्रांसलेट हो पाया, नहीं हो पाया। तो जवाब सरकार की गुड बुक्स में है, आपको प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी जगह है, केंद्र के मंत्रिमंडल में भी जगह है। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर विचार भी करा जाना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। मनीष अग्रवाल जी और अभिषेक दीक्षित जी, आप दोनों लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आगे आने वाले वक्त में ये स्पष्ट होगा, और चूंकि अभी कल संसदीय दल की बैठक होनी है, एनडीए की बैठक होगी, जिसके बाद आगे जो तमाम तस्वीरें हैं वो साफ होंगी कि जो मोदी मंत्रिमंडल का आगे 3.0 का विस्तार होगा वो किस तरह से होगा, क्या स्वरूप होगा, कौन से बड़े चेहरे होंगे, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस